हाँ जी बेटा, क्या हाल चाल सर? एकदम बढ़िया। एक और चैप्टर आप लोगों के लिए, दैट इज स्टाफिंग। तो सर धड़ाधड़ वीडियो आने दो और धड़ाधड़ हमें क्या करने दो, तैयारी करने दो। तो स्टाफिंग एक और चैप्टर, चैप्टर नंबर 6। सर चैप्टर कैसा है बेटा? चैप्टर ना बहुत प्रैक्टिकल सा है। अगर इसको ध्यान से पढ़ोगे ना, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे, तो आप इस चैप्टर को आराम से क्या कर लोगे, मेमोराइज कर लोगे, याद कर लोगे स्टेप बाय स्टेप। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि इस चैप्टर में ना कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है प्रोसेस को लेके, क्योंकि इसमें ना दो प्रोसेस है, एक स्टाफिंग का और एक सिलेक्शन का। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग और प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन में। तो यहां कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारी गलतियां अगर मैंने देखी है कभी टेस्ट के अंदर बच्चों में, तो वो यही देखी है। ठीक है सर, तो काम स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं स्टाफिंग के मतलब से। तो मतलब मैं बाद में बताऊंगा वैसे, बट मैं एक शॉर्ट में बता देता हूं स्टाफिंग का मतलब क्या होता है। बेटा हर ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉइज चाहिए, पर्सोनल चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करवाने के लिए। वो कहता है आपको कॉम्पिटेंट, एफिशिएंट और इफेक्टिव पर्सोनल मिले, मतलब कि आपको एम्प्लॉइज अच्छे मिले। इस चीज को इंश्योर करने के लिए एक प्रोसेस हम आपको बताते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं स्टाफिंग प्रोसेस। मतलब रिक्रूटमेंट करना या अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज को लाने के प्रोसेस को स्टाफिंग प्रोसेस बोलते हैं। क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस इस बात पे भी डिपेंड करती है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉइज हैं वो किस लेवल के हैं, क्या क्वालिफिकेशन के हैं और कितने एफिशिएंट हैं। बराबर, ठीक है। तो सर स्टाफिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस और फेलियर का। तो मैं सीधा बात करता हूं सबसे पहले प्रोसेस कि स्टाफ आपकी ऑर्गेनाइजेशन में भर्ती कैसे होता है, आप स्टाफ लाते कैसे हो, वो प्रोसेस क्या फॉलो होता है। तो बेटा ध्यान से सुनो, आओ मैं सीधा प्रोसेस पे चलता हूं कि प्रोसेस में करते क्या है। ये रहा सर स्टाफिंग प्रोसेस। तो सर सबसे पहला लिखा हुआ है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। सर सबसे पहले आप ये तय करो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों की जरूरत है, एस्टिमेट करने का, कि एस्टिमेट करें कितने लोगों की जरूरत है। इसके लिए आपको 3 काम करने पड़ेंगे। पहले एक लिस्ट बनाओ जिसमें एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज का नाम हो, उनकी क्वालिफिकेशन और डेजिग्नेशन हो। फिर एक और लिस्ट बनाओ या एक और कॉलम बनाओ कि आपको किस लेवल का एम्प्लॉय चाहिए, डेजिग्नेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग किन किन की जरूरत है। और फिर आप एक और प्लान तैयार करो कि जो बैलेंस बंदे हैं वो आएंगे कहां से। सर हमें ना थोड़ा सा डिटेल बता दो। बेटा इधर सुनो, आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लिस्ट बनाई कि आपके प्रोडक्शन के अंदर 10 लोग हैं, ठीक है, ये अवेलेबल हैं, अभी हैं इतने लोग, आपको रिक्वायरमेंट है 2 लोगों की, ठीक है। फिर आपने सेल्स में देखा, सेल्स में 12 लोग हैं लेकिन वहां पर जरूरत है 14 लोगों की। फिर आप चले गए बेटा फाइनेंस में, वहां लिखा कि 3 लोग हैं लेकिन जरूरत है 4 की। अब आपको रिक्वायरमेंट कितनों की है? सर 2 यहां चाहिए, 2 ही यहां चाहिए और 1 यहां चाहिए। बेटा जो ये चाहिए ना लोग, इनकी क्वालिफिकेशन और डेजिग्नेशन किस लेवल पे चाहिए वो सब आप तैयार रखना। और अब ये प्लान ड्रॉ करना कि ये जो 5 लोग नए रिक्रूट होंगे ये आएंगे कहां से। तो तीसरा पॉइंट, तो 3 पॉइंट याद रखना एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट में। एग्जिस्टिंग की लिस्ट बनाना, जितने लोग चाहिए उनकी लिस्ट बनाना, और फिर एक प्लान तैयार करना ये लोग आएंगे कहां से। देखो जी, पहला काम, दूसरा काम और तीसरा काम। कहता है मेकिंग इन्वेंटरी ऑफ करंट ह्यूमन रिसोर्सेज, आपके पास अभी कितने हैं इन टर्म ऑफ क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग और स्किल। असेसिंग फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्सेज नीड ऑफ ऑल डिपार्टमेंट, फ्यूचर में आपको कितने लोगों की जरूरत पड़ने वाली है। डेवलपिंग ए प्रोग्राम टू प्रोवाइड द ह्यूमन रिसोर्सेज, और आप एक प्रोग्राम बनाओ कि फ्यूचर में लोग आएंगे कहां से लाओगे बैलेंस लोगों को। सर दूसरा पॉइंट है रिक्रूटमेंट। बेटा रिक्रूटमेंट का मतलब होता है आप एम्प्लॉइज को परस्यूड करेंगे कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आके भर्ती होने के लिए अप्लाई करें। डिटेल में पढ़ेंगे बेटा इस वाले पॉइंट को। थर्ड पॉइंट है आपके यहां पर सिलेक्शन, लोगों ने अप्लाई करा उनमें से सिलेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन। इसको भी डिटेल पढ़ेंगे, ध्यान रखना सेकंड और थर्ड में डिटेल में पढ़ाने वाले। फिर प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। बेटा प्लेसमेंट का मतलब होता है कि अपने, जब भी आपके यहां पर नया एम्प्लॉय आएगा, ही इज प्लेस ऑन द जॉब फॉर विच ही इज बेस्ट सूटेड। जो बंदा आपके ऑर्गेनाइजेशन में आया उसको किस जॉब पे प्लेस करना है, किस जॉब पे रखना है, उसके लिए कौन सी जॉब सबसे ज्यादा सुटेबल है, इसको बोलते हैं प्लेसमेंट। प्लेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, इट कैन बी इंश्योर राइट पर्सन एट अ राइट जॉब। तो प्लेसमेंट बताता है कि कौन सा पर्सन किस जॉब पर सबसे ज्यादा सुटेबल है। बट व्हाट इज द ओरिएंटेशन या इंडक्शन। बेटा इंडक्शन और ओरिएंटेशन का मतलब होता है इंट्रोडक्शन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, उसका पास्ट फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, और वो उसमें कौन कौन लोग, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एम्प्लॉय विद द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन। आ जाओ
सर इंडक्शन या इंट्रोडक्शन इज कंसर्न विद द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू एम्प्लॉय टू द ऑर्गेनाइजेशन। द न्यू एम्प्लॉय आर फैमिलियराइज्ड विद देयर यूनिट, सुपरवाइजर्स एंड फेलो एम्प्लॉयज, उनके साथ मिलवाना। दे आर आल्सो टू बी इन्फॉर्म अबाउट वर्किंग आवर, प्रोसीजर ऑफ अवेलिंग लीव, मेडिकल फैसिलिटीज, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड रूल गाइडलाइंस रिलेटिंग टू देयर वेजेज एटसेट्रा। सर मुझे बताओ प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन में बात समझ आ रही है? प्लेसमेंट मतलब जिस पर्टिकुलर टास्क के लिए तुम्हें हायर किया गया है उस पे प्लेस करना, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि राइट पर्सन एट अ राइट जॉब इसी से सिलेक्ट होगा। और दूसरी अगर मैं बात करूं ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन या इंडक्शन मतलब फैमिलियराइज विद द यूनिट एज वेल एज एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज, और नए वाले एम्प्लॉइज को ये बताना कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में छुट्टी का क्या सिस्टम है, हमारे यहाँ पर वेजेस का क्या सिस्टम है, हमारे यहाँ पर कौन कौन लोग काम करता है, तुम्हारा सुपीरियर कौन है, तुम्हारे सबऑर्डिनेट कौन है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, पास्ट क्या था, ये सब फैमिलाइज कराना इंट्रोडक्शन ऑफ द एम्प्लॉइज। देन नेक्स्ट इज द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा अभी। उसके बाद है परफॉर्मेंस अप्रेजल। बेटा परफॉर्मेंस अप्रेजल है काम करने के बाद उसको रेटिंग देना, इवेल्युएट करना फॉर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज। ट्रांसफर और प्रमोशन ऑफ स्टाफ आर बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब होता है आपने एक स्टाफ को रखा, एक एम्प्लॉय को रखा, उसने साल भर काम करा, एक साल के बाद आपने उसको रेटिंग दी, उसको अप्रेज करा और उसको आपने बोला उसको उन्हीं रेटिंग्स और इवेल्युएशंस के अकॉर्डिंग प्रमोशन और ट्रांसफर्स मिलेंगी। ये काम भी किसका है? बोलो बेटा किसका है? स्टाफिंग का है। तो 6 पॉइंट है और एक पॉइंट मैं यहां हमेशा लिखवा देता हूं वैसे 7वां पॉइंट जिसको बोलते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट। बेटा रिटायरमेंट बेनिफिट का मतलब होता है आफ्टर रिटायरमेंट आप अपने एम्प्लॉइज को कौन कौन से फायदे देते रहेंगे। चलो जी अब मैं आता हूं वापिस से प्रोसेस। बेटा आपको सीक्वेंस से याद रखना है। सबसे पहला बोलो मेरे साथ साथ एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, दूसरा बोलो रिक्रूटमेंट, तीसरा सिलेक्शन, 4 प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, 5 ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। बेटा डेवलपमेंट मैं यहां पर समझा देता हूं, ट्रेनिंग तो डिटेल में करूंगा। डेवलपमेंट इन्वॉल्व ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉय इन ऑल एस्पेक्ट, ठीक है जी, ऑल रिस्पेक्ट। इट इज द प्रोसेस बाय विच द एम्प्लॉइज एक्वायर स्किल एंड कॉम्पिटेंस टू डू देयर प्रेजेंट जॉब एंड इंक्रीज देयर कैपेबिलिटी ऑफ हायर जॉब इन फ्यूचर। बेटा दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट और ट्रेनिंग में मैं हमेशा ऐसा बोलता हूं, ट्रेनिंग में चीजें सिखाई जाती है रिलेटिंग टू देयर जॉब। जिस काम के लिए आपको बुलाया गया सिर्फ उसके बारे में अगर मैं सिखाता रहूं आपको तो वो मेरा ट्रेनिंग का पार्ट है। लेकिन उसके अलावा अगर मैं आपको 4 बातें और सिखा रहा हूं जो फ्यूचर में आपकी ग्रोथ में काम आएंगी या ओवरऑल पर्सनैलिटी में काम आएंगी, उसको बोलते हैं डेवलपमेंट। मतलब बियॉन्ड द वर्क, बियॉन्ड द वर्क जाके अगर आप काम कर रहे हो तो बेटा उसे बोला जाता है डेवलपमेंट। इज इट क्लियर? हाँ जी। चलो तो बेटा स्टाफिंग प्रोसेस क्लियर हुआ। अब बात करते हैं रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है बेटा सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है लोगों को ढूंढना और उनको परस्यूड करना कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आके अप्लाई करे फॉर द पर्पज ऑफ जॉब। बेटा रिक्रूटमेंट 2 तरह का होता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन के विद इन आप रिक्रूट कर लेते हो उसको बोलते हैं इंटरनल, लेकिन जब आप बाहर से बंदों को लेके आते हैं उसे बोलते हैं एक्सटर्नल। कैसे? इधर आओ बेटा, मेरी एक यूनिट है ए, एक यूनिट है बी। मेरे यहां पर 2 सीए काम करते हैं, ठीक है। मेरे यहां का सीए छोड़ के चला गया। बेटा मैंने यहां से एक सीए को यहां पर कर दिया, इसको बोलते हैं ट्रांसफर। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसफर। ये दोनों यूनिट मिस्टर राम की हैं। मुझे बताओ मिस्टर राम की अगर ये दोनों यूनिट मिस्टर राम से बिलोंग करती हैं तो बेटा मिस्टर राम ने यहां से एक बंदे को उठा के अगर यहां ट्रांसफर कर दिया तो क्या वो बाहर से किसी नए एम्प्लॉइज को लेके आया यूनिट बी में? द आंसर इज नो। लेकिन यूनिट बी में बंदा तो रिक्रूट हो ही गया। इसको बोला जाता है इंटरनल रिक्रूटमेंट। क्या बोला जाता है? इंटरनल। एक और एग्जांपल समझो बेटा, बी के अंदर यूनिट बी में एक मैनेजर था, एक असिस्टेंट मैनेजर था, उसके बाद डिप्टी मैनेजर्स थे। डिप्टी मैनेजर ऊपर आता है बेटा, फिर असिस्टेंट मैनेजर आता है, ठीक है। अब हुआ क्या कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का डिप्टी मैनेजर थे जो था वो छोड़ के चला गया। डिप्टी मैनेजर छोड़ के चला गया। आपके पास मान लो 2 असिस्टेंट मैनेजर थे, बट एक असिस्टेंट मैनेजर को आपने डिप्टी मैनेजर बना दिया। ये बोलते हैं प्रमोशन। क्या बोलते हैं इसको? प्रमोशन। बेटा आपने विद इन ऑर्गेनाइजेशन अपने डिप्टी मैनेजर की जॉब को क्या कर दिया? फिल कर दिया। वैकेंसी को क्या कर दिया? फिल कर दिया। और एक होता है ले ऑफ। ले ऑफ का मतलब होता है जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन का स्लो डाउन चल रहा होता है तो आप कुछ एम्प्लॉइज को बाहर भेज देते हो कि जी आप चले जाओ, जब हमें जरूरत होगी हम आपको बुला लेंगे।
तो जब वर्कलोड बढ़ा, आपने उन्हीं एम्प्लॉइज को दोबारा रिक्रूट कर लिया जो कभी तुम्हारे हुआ करते थे, लेकिन वो किसी कारणवश अभी क्या हो गए थे बेटा, चले गए थे। ठीक है सर। तो इंटरनल रिक्रूटमेंट का मतलब होता है इंटरनल सोर्स रेफर टू इनवाइटिंग कैंडिडेट फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। कहता है फॉलोइंग आर इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ इंटरनल, ट्रांसफर, प्रमोशन और ले ऑफ। ट्रांसफर किसी एक यूनिट से दूसरी यूनिट, प्रमोशन नीचे वाले को ऊपर प्रमोट करना, एंड थर्ड इज द ले ऑफ। और ले ऑफ में हम क्या पढ़ते हैं बेटा, ले ऑफ, ले ऑफ में क्या पढ़ते हैं कि टेम्परेरी वर्कर्स को आपने बाहर का रास्ता दे दिया और अब उनको दोबारा से आप क्या कर रहे हो, रिकॉल कर रहे हो कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आए और आके दोबारा से क्या करे, अप्लाई कर दे। तो इंटरनल रिक्रूटमेंट मतलब रिक्रूटमेंट या वैकेंसी फिल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तीन तरीके होते हैं, बोलो बेटा कौन कौन से। सर पहला होता है ट्रांसफर, फिर प्रमोशन एंड फिर ले ऑफ। फायदा क्या है इंटरनल रिक्रूटमेंट के, एडवांटेजेस, एम्प्लॉइज आर मोटिवेटेड टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस। अगर किसी का प्रमोशन हो गया तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, मोटिवेट, और परफॉर्मेंस हो जाएगी हाई। इंटरनल रिक्रूटमेंट सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। सर ये सिलेक्शन और प्लेसमेंट का सिंप्लीफाई है, क्योंकि यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस करना ही नहीं होता, क्योंकि हमारा ही तो बंदा है जिसको हमने प्रमोशन पे दे दिया, तो सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ी। सर ना टाइम वेस्ट होता है और ना ही पैसा लगता है, तो इट्स अ टाइम सेविंग, नो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड इट इज अ चीपर। तो मोटिवेट हो गया एम्प्लॉय, सिंप्लीफाई प्रोसेस है बिकॉज यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस फॉलो नहीं करना पड़ता। तीसरा नो वेस्टेज ऑफ टाइम, और ये सस्ता है। सर डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस, पहला स्कोप ऑफ इंडक्शन, फ्रेश टैलेंट नहीं आ पाता आपके ऑर्गेनाइजेशन में। क्यों नहीं आ पाता, क्योंकि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट फिल कर दी थी। दूसरा सर एम्प्लॉय लेथार्जिक बन जाएगा, आलसी बन जाएगा, क्योंकि उसको क्या रहेगा, प्रमोशन तो धीरे धीरे चल ही रही है हमारी। सर कंपटीशन अमंग द एम्प्लॉय में हैम्पर्ड, आपस में कंपटीशन हो जाएगा हैम्पर्ड। और सर कभी कभी फ्रीक्वेंट, बार बार ट्रांसफर करने से आपका एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी हो जाती है रिड्यूस। 4 पॉइंट याद रखना। अब क्वेश्चन में बता देता हूं मुद्दे की बात। सर क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा आपका, जहां पर आपको यह पूछा जाएगा कि ये कौन सा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है और इसके फायदे और नुकसान कौन से। तो 3 है इंटरनल के, कौन कौन से, ट्रांसफर, प्रमोशन और ले ऑफ। बेटा 4 मैंने ऊपर आपको फायदे बताए इसके कि 4 फायदे कौन कौन से हैं, फिर मैंने आपको नीचे बताए हैं इसकी 4 लिमिटेशंस। क्वेश्चन ऐसा ही आने वाला है। सर फिर बात करते हैं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का मतलब होता है जहां पर आप कैंडिडेट को बाहर से लेके आते हैं, आउटसाइड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, आर इनवाइटेड टू फिल द वैकेंट जो पोजीशन, देन इट इज नोन एज द एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। सर पहला डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। बेटा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के नोटिस बोर्ड पर लिख देते हैं कि हमें किन किन लोगों की जरूरत है। कई बार आपने मार्केट के अंदर देखा होगा कि दुकानों के शीशे पे बाहर गेट के ऊपर लिखा होता है सेल्स गर्ल्स या सेल्स बॉयज की जरूरत है। बेटा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, उसका मतलब होता है आओ और नौकरी पाओ। दूसरा कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत सारे रिज्यूम रखे होते हैं पहले वाले, उन्हीं रिज्यूम्स में से सिलेक्ट करके वो उनको कॉल करते हैं और जो भी पर्सन अवेलेबल होता है उसको रिक्रूट करने के लिए बुला लेते हैं। अभी ये वाला डिजिटल हो गया बेटा, Naukri.com और इन सब पे लिंक्डइन से उठा लेते हैं रिज्यूमे और वहां से फिर कॉल करते हैं, इसको बोलते हैं कैजुअल कॉलर्स। एडवर्टीजमेंट बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बकवास है। इसमें फिर आता है एक कैंपस रिक्रूटमेंट जो बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, और एक होता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। बेटा लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स में क्या होता है, आप कॉन्ट्रैक्टर से बात करते हैं कि हमें 20 30 50 लेबर्स की जरूरत है, वो आपको रिक्रूट करके दे देता है। कैंपस प्लेसमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैंपस प्लेसमेंट का मतलब होता है जब आप किसी स्कूल यूनिवर्सिटी में जाकर, स्कूल मतलब कौन से स्कूल बेटा, स्किल्ड स्कूल जो होते हैं जैसे IIT वगैरह, तो किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाके जब आप रिक्रूट करते हो उसे बोलते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट। चलो फायदे क्या है, सबसे पहले सर आपको क्वालिफाइड पर्सोनल मिलता है, क्योंकि जब आप बाहर से बंदा ला रहे होते हो ना, तो आप उस पर्सन की बेसिक रिक्वायरमेंट जो आपको जॉब के लिए चाहिए वो चेक करके ही लेके आते हो। आपको CA चाहिए तो CA विद 5 ईयर क्वालिफिकेशन, ये आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है कि 5 साल की विद 5 ईयर एक्सपीरियंस कोई CA ना हो, लेकिन आप जब बाहर से लेके आओगे तो 5 वाला ही लाओगे, तो इसका मतलब क्वालिफाइड पर्सोनल मिलेगा। दूसरा सर वाइडर चॉइस होगी आपके पास, क्योंकि रिक्रूटमेंट जब बाहर से करके लाओगे तो बहुत सारे लोगों में से सिलेक्ट करके लाओगे। तीसरा फ्रेश टैलेंट लेके आओगे सर, नया तुरंत ताजा प्रभाव से। और सर नेक्स्ट इज द कॉम्पिटेटिव स्पिरिट अमंग द एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज के बीच में कॉम्पिटिशन स्पिरिट रहेगी, जिससे रहेगा कि हम क्या बेकार थे, क्यों ना हमको ही प्रमोट किया गया, क्यों ना हमारा ही ट्रांसफर हुआ, क्यों लाना पड़ा बाहर से किसी को। ठीक है सर। सर लेकिन लिमिटेशंस की बात करूं तो यहां पर 3 लिमिटेशन है। पहला डिससैटिस्फैक्शन अमंग द एम्प्लॉइज। एम्प्लॉय आपस में डिससैटिस्फाई हो जाते हैं कि भैया एक बात बताओ, हम भी तो थे, हमारा ही क्यों नहीं आप लोगों ने ट्रांसफर प्रमोशन करा। दूसरा सर कॉस्टली प्रोसेस है, क्योंकि यहां पर आपको सिलेक्शन वगैरह सारा कुछ करना पड़ता है। एंड नेक्स्ट इज द लेंथी प्रोसेस भी है,
क्योंकि आपको जब सिलेक्शन प्रोसेस, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट ये सब करना पड़ेगा तो सर उन सब पे लगेगा खर्चा और टाइम दोनों। बोलो बेटा यहां तक की बात समझ आती है या नहीं आती? बोलो बेटा बोलो। हाँ जी बेटा। तो आगे बोलता है नेक्स्ट इज द, क्या है बेटा आपका अगला? सिलेक्शन प्रोसेस। अब सिलेक्शन प्रोसेस में हमें करना क्या है? सिलेक्शन प्रोसेस का मतलब होता है आपके यहां पर रिक्रूट करने के लिए बहुत सारे रिज्यूम आए। अब उन रिज्यूम के सभी लोगों को तो आप हायर करोगे नहीं, उस केस में करोगे क्या बेटा? उस केस में हम लोग उस लिस्ट में से लोगों को निकालना स्टार्ट कर देंगे। क्या करेंगे? जिस जो कॉम्पिटेंट पर्सनल होगा उसको आइडेंटिफाई और सिलेक्ट करने के लिए बाकी जो लेसर कॉम्पिटेंट पर्सन होंगे उनको हम क्या करना स्टार्ट कर देंगे? बाहर का रास्ता दिखाना स्टार्ट कर देंगे। कहते हैं सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग द मोस्ट सुटेबल एंड प्रोमिसिंग कैंडिडेट्स एंड एलिमिनेटिंग द लीस्ट प्रोमिसिंग वंस एंड फिल अप द वैकेंट पोजीशन। इट इज अ नेगेटिव प्रोसेस। और बेटा ये क्या है आपका? नेगेटिव प्रोसेस। तो ध्यान रखना एमसीक्यू में आ सकता है कि कौन सा नेगेटिव प्रोसेस है। ठीक है, तो सिलेक्शन क्या है आपका? नेगेटिव प्रोसेस, क्योंकि यहां पर आप सिलेक्ट नहीं करते हो बेटा, यहां पर रिजेक्ट करते हो। जो रिमेनिंग बच जाता है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? सिलेक्ट हो जाता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस याद रखना, सीक्वेंशियल याद रखना है। और डिफरेंस आपको याद रखना है सिलेक्शन में और स्टाफिंग के प्रोसेस में। कई बार बच्चे स्टाफिंग में सिलेक्शन और सिलेक्शन में स्टाफिंग डाल देते हैं, जिसकी वजह से आंसर्स आते हैं गलत और फिर आते हैं नंबर कम, और कहते हैं बच्चे कि हम तो सब कुछ करके आए थे लेकिन हमें कुछ मिला नहीं ऐसा। चलो, तो सबसे पहले होता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, फिर होता है सिलेक्शन टेस्ट, फिर होता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, रेफरेंस चेक, सिलेक्शन डिसीजन, मेडिकल एग्जाम, जॉब ऑफर और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बेटा मैं नीचे ना पढ़ा के सिर्फ यहीं पर आपको सब कुछ समझा रहा हूं। कहता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। बेटा ध्यान से सुनो, जब भी कोई पर्सन रिक्रूटमेंट के लिए आता है तो सबसे पहले वो अपना रिज्यूमे फॉरवर्ड करता है। रिज्यूमे मतलब अपने बारे में, अरे रिज्यूमे तो सबको पता ही है ना नालायको। सर रिज्यूमे फॉरवर्ड करता है। सर रिज्यूमे को सबसे पहले स्क्रीन करना, देखना और उसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन कैंडिडेट्स आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, जो बातें उनके रिज्यूमे में। फॉर एग्जांपल आपने सीए चाहिए, आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सीए चाहिए जिसको 5 साल का एक्सपीरियंस हो। अब एक बंदा, आपके ऑर्गेनाइजेशन में 10 लोगों ने अप्लाई करा, उसमें से 2 बंदे ऐसे जिनको 4 साल का एक्सपीरियंस है। बेटा वो तो रिज्यूमे देख के रिजेक्ट हो गए। तो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन में आने वाले सभी रिज्यूमों को फर्स्ट साइट पर देखना और उसमें से उन कैंडिडेट्स को बाहर का रास्ता दिखा देना जो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहे। बेटा दूसरा आता है सिलेक्शन टेस्ट। जो लोग बच गए उनमें से स्टार्ट करेंगे सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट वेरियस टाइप के होते हैं, मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। सिलेक्शन टेस्ट के बाद होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में आप और फर्दर इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करते हैं एम्प्लॉय से, या बिहेवियर या एटीट्यूड चेक करते हो अपने उस पर्सन का जो आपके यहाँ रिक्रूटमेंट के लिए आया है, उन सभी इंफॉर्मेशन के अलावा जो उसने रिज्यूमे में दी। उसके बाद आता है रेफरेंस चेक। रेफरेंस चेक का मतलब होता है आप अपने कैंडिडेट से पूछते हो कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आए तो हमें किन्हीं ऐसे 2-4 लोगों के नाम बता दो जो आपको भी जानते हो और मुझे भी जानते हो। बेटा रेफरेंस चेक आप कुछ भी कर सकते हो, पुराने वाले उसके एम्प्लॉयर से पूछ सकते हो, उसका कोई रिलेटिव हो सकता है कि जो बंदा आपके यहाँ पर आया है उसका भाई आपके यहाँ ऑलरेडी काम ही कर रहा हो, तो उसको बोलते हैं रेफरेंस चेक करना। और रेफरेंस चेक इसलिए किया जाता है ताकि उसका बैकग्राउंड चेक कर सके। ठीक है सर। उसके बाद होता है सिलेक्शन डिसीजन। इन सभी पैरामीटर्स के होने के बाद फिर हम लेते हैं सिलेक्शन, किसका सिलेक्ट करना है, किस पर्सन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन के बाद स्टार्ट होता है मेडिकल एग्जाम, क्योंकि अब काम स्टार्ट होगा मेडिकल और फिजिकल एग्जामिनेशन का। फिर हम उसे करेंगे जॉब ऑफर कि भैया ये पकड़ो जॉब, हमारी तरफ से तो हाँ है, अगर वो भी हाँ कर देता है तो फिर हमारे बीच में हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्या हो जाता है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सर क्वेश्चन कैसा आएगा बेटा? केस स्टडी आएगी, और ध्यान रखना केस स्टडी में वो आपसे 2-4 प्रोसेस तो ऑलरेडी बता चुका होगा कि ये हो चुका है, और उसके बाद की प्रोसेस पूछेगा वो आपसे। वो बोलेगा कि बताओ, हमने तो आपको बता दिया कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में इतना इतना काम हो चुका है, तो बताओ अब वो सिलेक्शन के कौन से वाले प्रोसेस पे है। तो आपको बताना पड़ेगा कि सर वो अब इस वाले प्रोसेस को करेगा, ठीक है, इस वाले स्टेप पे पहुंच चुका है, और जिस स्टेप को आप बताएंगे उसको बेटा वो आपसे उसके आगे के 1-2 स्टेप और पूछ सकता है कि इसके बाद उसे क्या करना है। तो बोलो बेटा, सबसे पहले प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, उसके बाद दूसरा पॉइंट सिलेक्शन टेस्ट, फिर करेंगे आप एम्प्लॉयमेंट का इंटरव्यू, फिर करेंगे रेफरेंस चेक, फिर करेंगे सिलेक्शन डिसीजन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर जॉब ऑफर, और फिर करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इज इट क्लियर और नोट? सर सिलेक्शन प्रोसेस बेटा ध्यान रखना इस वाले पॉइंट को, ये पूरा मैंने आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूं, बट ये पढ़ेंगे तो आप सीधा सीधा यही है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस के बाद आता है आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट।
सर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट 2 सेकंड लगा के खुद से रीड करो क्या कहता है, मैं पहले भी बता चुका हूं ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। यहां पर एक जो इंपॉर्टेंट बात है बेटा वो कहा गया, मैंने अभी देखा भी था यहां पर, हाँ, डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। सर आप अपने एम्प्लॉइज की टेक्निकल स्किल एबिलिटीज बढ़ा रहे हो ताकि वो एक पर्टिकुलर जॉब कर सके। बेटा पर्टिकुलर जॉब मतलब जिस पर्पज के लिए उसको हायर किया गया उसे बोलते हैं ट्रेनिंग। लेकिन जब आप ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रहे होते हो, ओवरऑल ट्रेनिंग की बात कर रहे हो, तब आप बात ट्रेनिंग की नहीं कर रहे होते हो सर, तब आप बात कर रहे हो डेवलपमेंट। देखो जब ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉइज की बात कर रहे हो तब आप बात कर रहे होते हो उसकी डेवलपमेंट की। इट सीक टू प्रिपेयर एम्प्लॉइज फॉर हैंडलिंग मोर रिस्पॉन्सिबल एंड चैलेंजिंग जॉब एंड डेवलपिंग देयर हिडन टैलेंट एंड क्वालिटीज। सर हिडन क्यों? क्योंकि सर जिस पर्पज के लिए उसे बुलाया गया उसकी तो ट्रेनिंग देनी है क्योंकि वो तो उसको आता ही है, लेकिन उसके अलावा उसमें और कौन से टैलेंट है या कौन सी एबिलिटीज हैं उनको आइडेंटिफाई करना या उन पे निखार लाना, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। इज इट क्लियर? हाँ सर। सर बेनिफिट क्या है ट्रेनिंग के, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो। सर बेनिफिट का पॉइंट ऐसा है, बेनिफिट ये 2 पार्ट में करता है। क्या था देखो, ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट होगा ट्रेनिंग से और एम्प्लॉय को तो होगा ही होगा क्योंकि जो सीखेगा उसका तो फायदा है ही है, लेकिन सीखने के बाद जिसके लिए काम करेगा उसको भी क्या होने वाला है, फायदा। पहला सर ऑर्गेनाइजेशन का पहला फायदा सिस्टमैटिक लर्निंग। ट्रेनिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ लर्निंग, इट इज बेटर देन हिट एंड ट्राई मेथड विच लीड टू वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी। कहता है हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं होता है ट्रेनिंग, ट्रेनिंग में तो एक सीक्वेंस होता है काम को सिखाने का। अगर हिट एंड ट्रायल मेथड लगाए तो टाइम भी खराब होगा और पैसा भी। इसका मतलब अगर आपने ट्रेनिंग कराया तो आपको हिट एंड ट्रायल मेथड लगाने की जरूरत नहीं, जिसकी वजह से आपका टाइम और पैसा दोनों बचेंगे। दूसरा हायर प्रॉफिट। सर कहता है इंक्रीज एम्प्लॉइज प्रोडक्टिविटी बोथ इन टर्म ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी, लर्निंग इज द हायर प्रॉफिट। अगर आपका एम्प्लॉय ट्रेन हुआ तो सर उसका काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी, वो एफिशिएंट भी होगा और इफेक्टिव भी होगा, जिसकी वजह से कॉस्ट आएंगी कम, माल बनेगा अच्छा और ज्यादा, जिसकी वजह से प्रॉफिट होंगे ज्यादा। सर नेक्स्ट कहता है रिड्यूस एब्सेंटीज्म एंड एम्प्लॉय टर्नओवर। ट्रेनिंग इंक्रीज एम्प्लॉय कैपेबिलिटी एंड मोरल। सर ट्रेनिंग की वजह से आपके एम्प्लॉइज की कैपेबिलिटीज बढ़ जाती हैं, उसे काम करने में मजा आता है, जिससे उसका मोरल बढ़ जाता है। Employees do not think of leaving the organization as they know that they can perform their job better. सर वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने के बारे में सोचना कर देता है बंद। और याद है फ्योल ने बोला था एम्प्लॉय टर्नओवर वाला, हाँ जी, फ्रीक्वेंट चेंज नहीं होना चाहिए आपका एम्प्लॉय। तो कहता है अगर आपने ट्रेनिंग दी तो वो पर्सन आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने के बारे में सोचेगा नहीं, और जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय टिका रहेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट मिनिमाइज द नीड ऑफ सुपरविजन, स्टार मार्क करना, मैंने अभी रिसेंट इसकी केस स्टडी अपने बच्चों को भेजी है। सर अगर आपने अपने एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग दी है तो उस केस में उन एम्प्लॉइज को जो ट्रेंड है उनको सुपरविजन की कम जरूरत पड़ेगी, बहुत कम, तो उन्हें सुपरविजन की एक्चुअली जरूरत नहीं पड़ेगी। इट इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड स्किल ऑफ एम्प्लॉइज दस रिड्यूसिंग द नीड ऑफ सुपरविजन एंड कंट्रोल। और सर सुपरविजन और कंट्रोल क्या होंगे कि पड़ेगी जरूरत बहुत ही कम। चलिएगा साहब, सर एम्प्लॉइज को क्या फायदा है ट्रेनिंग का, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है बेटर करियर ऑप्शन मिलते हैं सर ट्रेनिंग से, जो पर्सन ट्रेंड होगा उसे फ्यूचर में और अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छे करियर ऑप्शंस मिलेंगे। दूसरा सर बेटर अर्निंग कैपेसिटी, काम सीखोगे तो ज्यादा कमा पाओगे। इंक्रीज मोरल ऑफ एम्प्लॉइज, अगर काम सीखा हुआ होगा तो आपका कॉन्फिडेंस, अरे यार, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल होगा ऊंचा। और बेटा चेक एक्सीडेंट्स, मतलब it make employee more efficient to handle the machine, thus employee less prone to accident। और सर अगर आपने मशीन वगैरह की ट्रेनिंग कर रखी है तो वो अगर आप चला पाते हैं, ट्रेंड है, तो वहां पर आपके एक्सीडेंट होने के चांस हो जाते हैं कम। तो 4 फायदे ज्यादातर पूछा जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के फायदे, बट याद आपको रखने हैं एम्प्लॉय के भी फायदे। तो एम्प्लॉय का पहला फायदा बोलो, बेटर करियर ऑप्शन, बेटर अर्निंग, इंक्रीज मोरल और चेक एक्सीडेंट। और अगर मैं बात करूं ऑर्गेनाइजेशन के फायदे तो बेटा ये रहे आपके 4 फायदे, दोबारा देख लो। सिस्टमैटिक लर्निंग होती है जिसकी वजह से हिट एंड ट्रायल नहीं होता, प्रॉफिट बढ़ जाता है सर, हायर प्रॉफिट हो जाता है। तीसरा रिड्यूस एब्सेंटीज्म एंड मिनिमाइज द नीड ऑफ सुपरविजन। चलो सर,
सर बात आ गई समझ। अब आप हमें ये बता दो कि ट्रेनिंग होती कितने तरह की है। इधर आओ साहब। ट्रेनिंग के टाइप्स बेटा, पहला है ऑन द जॉब, जब जब नौकरी करते रहो तब तब सीखते रहो। और बेटा एक होता है ऑफ द जॉब। सर ऑन द जॉब आपका होमवर्क है, ठीक है। ऑफ द जॉब में एक सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। और सबसे ज्यादा एग्जाम में प्रोबेबिलिटी अगर है तो बेटा वो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग की ही होती है, ठीक है। तो मैं वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग बता देता हूं। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग का मतलब होता है जब आपके इक्विपमेंट जिनको आप सिखा रहे हो वो सोफेस्टिकेटेड और कॉस्टली होते हैं, तो वहां पर आप ड्यूरिंग द वर्क नहीं सिखा सकते। आपको पहले प्रॉपर सिखाना पड़ेगा, फिर उन इक्विपमेंट्स को चलाने की परमिशन दी जाएगी। जैसे एरोप्लेन के लिए आप सीधा नहीं बैठा सकते कि बैठो सीट पे और चलते हैं, चलते चलते सिखा देंगे। सर ऐसा नहीं कर सकता। उसके लिए आपको एक डमी प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा, डमी रूम बनाना पड़ेगा, डमी क्रिएट करनी पड़ेगी जो सेम टू सेम एक्चुअल सिचुएशन जैसा होगा। और वहां पहले उन्हें प्रॉपर ट्रेंड किया जाएगा और उसके बाद फिर उन पे को काम करवाया जाएगा। जैसे हम लोग बोल देते हैं डॉक्टर पीएमटी क्लियर करा डॉक्टर बन जाएंगे, तो डॉक्टर बनने के बाद आप ऑपरेशन करेंगे, मतलब ट्रेनिंग करने के बाद जिंदा व्यक्ति का हार्ट खोलेंगे नहीं, ठीक है। कि चलो साथ साथ ऑपरेशन करते हैं साथ साथ सिखाते हैं। तो एक हो गया ऑन द जॉब और एक हो गया ऑफ द जॉब। तो बेटा ऑफ द जॉब में आ जाओ, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग ये रहा। और यहां पर लिखा ऑफ द जॉब मतलब लर्निंग बिफोर डूइंग, काम करने से पहले सीखो। लर्निंग ड्यूरिंग द डूइंग नहीं करना, लर्निंग बिफोर द डूइंग करना। पढ़ लो। द ट्रेनिंग इज गिवन अ क्लासरूम वेयर एक्चुअल वर्क एनवायरमेंट इज सिमुलेटेड, wherein employees are trained on dummy model instead of using original equipments. This method is extremely useful when employees are required to handle expensive, delicate and sophisticated equipments. तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है जहां पर एम्प्लॉय हैंडल करता है बहुत एक्सपेंसिव, डेलिकेट और सोफेस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स को। तो वहां पर आप ऑन द जॉब नहीं सिखाएंगे, वहां पर सिखाएंगे आप ऑफ द जॉब वर्क या ट्रेनिंग देंगे ऑफ द जॉब। बोलो बेटा। ऑन द जॉब में अगर मैं बात करूं तो एक होती है इंडक्शन ट्रेनिंग, जहां पर सोशलाइज वगैरह करके ग्रुप के साथ बैठा के आप सब कुछ सिखा रहे होते हो, ठीक है। उसके अलावा जो दूसरी बेटा होती है यहां पर वो होती है इंटर्नशिप, जो आपने सुना होगा इंडस्ट्री वगैरह में इंटर्नशिप लेते हैं, सीखते भी रहते हैं और काम करते भी रहते हैं। एंड द फर्स्ट वन इन द अप्रेंटिसशिप, जहां पर आप अर्न वाइल यू लर्न स्कीम चलाते हैं, जहां पर आप पढ़ते भी रहेंगे, सीखते भी रहेंगे और कमाते भी रहेंगे। बोलो बेटा बोलो। तो सर आपका चैप्टर हुआ समाप्त। और चैप्टर में हमें पढ़नी कितनी बातें थी उस पे कर लेते हैं गौर। तो हमें पढ़ना था ये पॉइंट्स, यही पढ़ने थे। हाँ जी, क्या क्या पढ़ना था बेटा? इधर आओ। सर हमें पढ़ना था मीनिंग और इंपॉर्टेंस, उसके बाद हमें पढ़ना था प्रोसेस, फिर रिक्रूटमेंट, फिर सिलेक्शन प्रोसेस और टाइप्स एंड ट्रेनिंग। हमारा रह गया नीड और इंपॉर्टेंस वाला पॉइंट। सर ये भी साथ साथ कराई दो, निपटेगा काम इस वाले चैप्टर का। आ जाओ बेटा। सर इंपॉर्टेंस क्या है स्टाफिंग की? बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। हालांकि अब इसको आप करेंगे तो ये सब हम कर चुके हैं ऑलरेडी। जो जो पॉइंट अब हम पढ़ने वाले हैं, एक सेकंड का पॉइंट रह गया आपका, कहां पर है? ये रहा सर। सर नीड और इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टाफिंग पढ़ना भैया। पहला कहता ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल, वाहियात बात। स्टाफिंग प्रोसेस पूरा, सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग करी तो सर आपको कॉम्पिटेंट पर्सनल अब भी नहीं मिलेगा तो फिर कभी नहीं मिलेगा। दूसरा हायर परफॉर्मेंस, ट्रेनिंग कराई थी, हाँ जी ट्रेनिंग कराना भी तो स्टाफिंग का पार्ट है, तो परफॉर्मेंस हाई होगी। कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ, सर ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्टिन्यूअस क्या होगी? ग्रोथ होगी। सर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, जिस बंदे को आप लेके आए उसको आप ऑप्टिमम लेवल तक यूटिलाइज करेंगे क्योंकि ट्रेनिंग करी थी। सर प्रोवाइड प्रूव द जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज। अगेन ट्रेनिंग से रिलेट कर रहा हूं कि इससे फायदा होगा एम्प्लॉइज का क्योंकि वो होंगे मोरली अप। ये सर इसके फायदे हैं। कॉम्पिटेंट पर्सोनल मिलता, हाई परफॉर्मेंस, कंटीन्यूअस ग्रोथ, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन और प्रूव द जॉब सेटिस्फेक्शन। कुछ नहीं करना, जो बोला उतना उतना करना है, ठीक है। तो चैप्टर हो जाता है आप लोगों का समाप्त। तब तक के लिए गुड बाय। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना और नेक्स्ट चैप्टर आपको बहुत जल्द दे देंगे, एक और चैप्टर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।